बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइन बाय लाइन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमारा बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ, लेक्चर नंबर 6 है और आज हमारी चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें जो हमारे फर्दर एक दो टॉपिक रहते हैं हम वो कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी एंड लॉ। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा आप लोग को रिव्यू दे दूँ उसका। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे, जैसे कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट्स। ये हमने उसके कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपना कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो साइंटिस्ट इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी एंड लॉ। लॉ और थ्योरी एक बहुत ही अथेंटिक चीज़ होती है। ये एक चीज़ नहीं है, थ्योरी और चीज़ है, लॉ उससे थोड़ा ऊपर वाला स्टेज है कि एक बहुत ही अथेंटिक चीज़ होती है जिसको कोई भी जुटला नहीं सकता या जिसको कोई भी गलत प्रूव नहीं कर सकता। अगर एक दफ़ा ये प्रूव हो जाए तो दोबारा कोई भी बंदा इसको गलत साबित नहीं कर सकता। स्टूडेंट, जैसा कि बायोलॉजी में आपने स्टडी पढ़े होंगे पिछली क्लासेज में, हार्डी वेनबर्ग लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये अब ये थ्योरी और लॉ ये अब के नहीं बने, ये पता नहीं कितने हजार साल पहले जो साइंटिस्ट थे एक्सपेरिमेंट कर करके जब बिल्कुल वो प्रूव हो गए थे तो तब ये थ्योरी और लॉ का इनको स्टेज मिला था, थ्योरी और लॉ के रैंक पे ये आए थे। लेकिन वो अब जब एक दफ़ा ये थ्योरी और लॉ के रैंक पे आ गए हैं तो दोबारा अब इतने हज़ार सालों से हम अपनी बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं को वो करते आ रहे हैं, कोई उनको जुटला नहीं सका, किसी ने दोबारा उनको गलत प्रूफ नहीं किया। तो इससे एक बात साबित होती है कि जो एक दफ़ा जब थ्योरी और लॉ को प्रूव हो जाता है, साइंटिस्ट एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसको प्रूव कर देते कि भाई ये लॉ बन गया है, अब इसको फिर चाहे जितने मर्जी हज़ार साल वो चलता रहे उसको कोई भी गलत प्रूफ नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। व्हेन अ न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम अ theory. A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researchers. For example, the theory of evolution explains how species change over time through natural selection. स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या समझ आती है कि जब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कोई भी हाइपोथेसिस हमारे पास है, कोई भी फर्जी स्टेटमेंट है जो मफरूज़ा है कोई, जब साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाता है कि भाई ये हाइपोथेसिस सही है, उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक साइंसदान ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, हर किसी ने अपने अपने तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट करना है, उस पर तजर्बात करने हैं। अगर इतने तजर्बात के बाद भी वो हाइपोथेसिस गलत साबित नहीं होता कि ये सही है, बिल्कुल वो उन सब के रिजल्ट के मुताबिक वो सही आ रहा है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस एक हाइपोथेसिस आगे और हाइपोथेसिस बनाते हैं कि एक जो फर्जी स्टेटमेंट है उससे आगे और फर्जी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। जब एक हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट से भी वो साबित हो जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट की रिसर्च होती है, तजर्बात करते हैं, फिर भी वो गलत साबित नहीं होता, तो जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है उसको थ्योरी का रैंक मिल जाता है, वो थ्योरी बन जाती है। मतलब कि जब एक हाइपोथेसिस पे बार बार तजर्बात किए जाएंगे, बार बार तजर्बात किए जाएंगे, फिर भी वो गलत साबित नहीं होता, 10 बंदे कह देते हैं, 15 बंदे कह देते हैं, 50 साइंटिस्ट कह देते हैं कि भाई ये हाइपोथेसिस सही है, ये बात सही है, तो फिर उसको क्या मिलता है, उसको थ्योरी का रैंक मिल जाता है, वो थ्योरी बन जाता है। वो हाइपोथेसिस, वो जो फर्जी स्टेटमेंट होती है, फिर हम उसको एक फर्जी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव स्टेटमेंट नहीं कहते, हम उसको थ्योरी कहते हैं। अब आगे हमारे पास थ्योरी की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि थ्योरी क्या होती है। A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researchers. कि जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा एविडेंस है, बहुत ज़्यादा जब बार बार उस पर तजर्बात किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा सबूतों को देखकर उस पर रिसर्चेस की जाएंगी, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट उस पर अपना काम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो तब वो थ्योरी बनेगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। कि एक थ्योरी हमारे पास है, हम बहुत पुराने कब से पढ़ते आ रहे हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, वो भी पहले किसी ने कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, किसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया, किसी साइंटिस्ट ने कि भाई ये जो स्पीशीज़ टाइम के साथ चेंज होती जा रही हैं, जो स्पीशीज़ हैं कि वक्त के साथ कुछ स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, कुछ चेंज हो रही हैं, उनका बिहेवियर, उनकी डाइवर्सिटी चेंज हो रही है, ये एक बायोलॉजिकल मसला है। किसी ने उसकी ऑब्जर्वेशन की, फिर साइंटिस्ट ने जब उस पर रिसर्च की, एक उनको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लगा, उस पर जब प्रॉपर स्टडी स्टार्ट हुई, उसके बाद उस पर कई ज़्यादा हाइपोथेसिस बने,
फिर उस पर डिडक्शन बने, एक्सपेरिमेंट किए गया, फिर उनका रिजल्ट निकाला गया, फिर एक हाइपोथेसिस पे बार बार रिसर्च की गई, एक्सपेरिमेंट किए गए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उस पर रिसर्च की, तो वो हमारे पास थ्योरी बनी। अब वो थ्योरी जब एक दफ़ा बन गई है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो अब जब इतने साइंटिस्ट ने उसको प्रूव कर दिया कि ये थ्योरी, ये बात सही है, ये थ्योरी बन गई, ये हाइपोथेसिस है, तो अब हम उसको कोई भी जुटला नहीं सकता। कितने अरसे से, कितने हज़ार सालों से वो यही हम पढ़ते आ रहे हैं, ये उसको सुनते आ रहे हैं। उसमें क्या था, उसमें क्या स्टडी किया गया था कि स्पीशीज़ किस तरह वक्त के साथ साथ चेंज होती है, उनकी डाइवर्सिटी किस तरह चेंज होती है, कुछ स्पीशीज़ ख़त्म क्यों हो जाती हैं, ये सारी उसमें स्टडी की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास आता है लॉ का। जब एक थ्योरी पे बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बार बार टेस्ट किए जाते हैं, बार बार उसको गलत साबित करने के बावजूद वो गलत साबित नहीं होती, कि एक बंदा कहता है कि ये गलत है, दूसरा कहता है ये गलत है, लेकिन जब उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उस पर तजर्बात किए जाते हैं, उस पर रिसर्च की जाती है, तो वो गलत साबित नहीं होती, वो बिल्कुल सही कंसिडर की जाती है। तो वो क्या बनती है, वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है, कि यानी कि एक बिल्कुल ऑथेंटिक बात बन जाती है, जो हम समझो कि तारीख के औराक में लिखी जाती है, ऐसी बात बन जाती है, वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। इससे क्या समझ आती है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो थ्योरी पे भी, ये नहीं कि थ्योरी अब इस बात का, थ्योरी अगर कोई भी हाइपोथेसिस जो हमारे पास है, कोई भी स्टेटमेंट है, वो थ्योरी के रैंक तक पहुंच गई है, थ्योरी बन गई है, अब ये नहीं कि उस पर ख़त्म कर देना, वहाँ पे बात स्टॉप नहीं की जाती, उस पर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, बार बार साइंटिस्ट जब उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इसको गलत साबित किया जाए। लेकिन जब बार बार ऐसे तो कोई कह दे कि भाई ये गलत बात है, तो हम नहीं मानते। जब उस पर बार बार तजर्बात किए जाएंगे, एविडेंस के साथ कोई बात की जाएगी, तो फिर हम, हमारी नज़र में वो बात जो एविडेंस के साथ होगी, तजर्बात से होगी, हम उसको सही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसे किसी के मुंह से कहने से हम कोई भी बात सही या गलत है, हम उसको नहीं जज करते। अब साइंटिस्ट ऐसे नहीं कहते कि ये गलत है, ये सही है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने एविडेंस देते हैं कि ये बात सही। जब साइंटिस्ट अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इसको गलत साबित किया जाए, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे वो गलत साबित नहीं होती, बार बार वो सही साबित होती है, तो उससे वो क्या होता है, वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। आ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, कि जो एक साइंटिफिक लॉ जो स्टेटमेंट बन जाती है, वो कुदरत का एक बहुत हकीकत, जिसको हम कंसिडर करते हैं कि भाई ये कुदरत की हकीकत है, वो एक हमारी बुक्स में पब्लिश हो जाती है, कि वो एक हकीकत बात आ जाती है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। इसकी एग्जांपल क्या है, बायोलॉजिकल लॉज, हार्डी वेनबर्ग लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारे जो हमारे पास है, ये लॉज बने हुए हैं, जो कितने हज़ार सालों से हमारी बुक्स में आ रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट आज तक उनको गलत साबित नहीं कर सका, क्योंकि पहले उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, वो थ्योरी के रैंक से आगे कहाँ तक आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक नीचे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप रिवाइज कर लें, जो हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा है ना, ये सारा वही उसका एक फ्लो चार्ट, उसको समराइज़ किया हुआ है, कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर हाइपोथेसिस होता है, एक फर्जी स्टेटमेंट कायम की जाती है, डिडक्शन, इफ और देन का लॉजिक लगाया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उस पर रिजल्ट होते हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। मतलब रिपोर्ट किस तरह कि जो रिजल्ट्स को समराइज़ किया जाता है, पूरी उसकी एक समराइज़ किया जाता है, उसको रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर वो थ्योरी बनती है, और फिर वो लॉ प्रिंसिपल बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरी और लॉ का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मलेरिया एंड एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, कि पीछे हमने सारा स्टडी किया कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो हम बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, साइंटिस्ट उस पर कैसे रिसर्च करते हैं, उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम भी दी हुई है। प्रॉब्लम क्या है कि मलेरिया जो एक बहुत ज़्यादा फैल रहा है आजकल, उसकी प्रॉब्लम दी गई कि बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम 1 हमारे पास है वो है व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह क्या है। मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यू विल नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया। वो कहता है कि मलेरिया एक बहुत आम डिजीज़ है, और बहुत ज़्यादा जो ममालिक है वो इस चीज़ का शिकार है, इस बीमारी का शिकार है, पाकिस्तान को शामिल करके। अब हमने पीछे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टडी की है, बायोलॉजिकल मेथड स्टडी की हैं, अब हम उनको ध्यान में ला के कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे सोल्व किया जाता है, साइंटिस्ट ने इस पर कैसे काम किया, हम वो स्टडी करेंगे। अब जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 आता है वो है व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह क्या है। अब इस पे जो सबसे पहले हमारे पास था वो था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि मसला क्या है उसका पहचान करनी है। अब मसला ये है कि मलेरिया एक बीमारी है, बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। अब हमने स्टडी क्या करना, हमने इसमें ढूंढना क्या है
कि भाई मलेरिया की वजह क्या है, ये हमने मतलब इसका रिजल्ट निकालना, इसका आंसर निकालना, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे वो है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना। This disease was known to physicians over the ancient time more than 2000 years ago. In the last part of the 19th century, there were four major observations about malaria. Malaria and marshy areas have some relation. Quinine is an effective drug for treating malaria. Drinking the water of marshy areas does not cause malaria. प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें क्या बात पता चली है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कहता है कि ये एक बीमारी है जो फिजिशियन को बहुत एंशियंट, बहुत कदीम टाइम से पता थी, कि सब लोग जानते थे ये एक बीमारी है। तकरीबन 2000 साल पहले इस पे ये बीमारी 2000 साल पहले की थी। अब 19वीं सेंचुरी के आखिर पे करके इसका हल निकालना शुरू किया है। किसी साइंटिस्ट के, किसी के जहन में ये बात आई होगी भाई ये बीमारी है, इस पे किसी ने ऑब्जर्वेशन की होगी, अपनी सेंसेस को काम में लाते हुए किसी ने इसका मुशाहिदा किया होगा। अब जिस किसी ने भी इसका मुशाहिदा किया उसने बताया कि मलेरिया के ये 4 ऑब्जर्वेशन है, उसने अपने ऑब्जर्वेशन में 4 बातें लाई हैं कि शायद मलेरिया इस वजह से है। जो चीज़ें मतलब उसने अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व की हैं कि मलेरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, मलेरिया बुखार जिसे कहते हैं, बहुत फैलता जा रहा है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन जो उसने किया उसको उससे क्या बातें पता चली हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। व्हाट आर द 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया, नोट कर लें आप। अब था मलेरिया एंड मार्शी एरियाज ऑफ सम रिलेशन। मार्शी एरियाज कौन से होते हैं, जो हमारे पास गंदे इलाके होते हैं, यानी कि जो देहाती इलाके होते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द कूड़ा किरकट होता है, उसके बाद जानवर वगैरह साथ बंदे होते हैं, जो इस तरह के बैकवर्ड इलाके होते हैं, वो हमारे पास मार्शी एरियाज होते हैं। अब उसने ये बात ऑब्जर्व की कि जो मलेरिया और मार्शी एरियाज हैं उनका कुछ रिलेशन आपस में है, कि कोई उनका तल्लक है। बात समझ में भी आती है कि जहाँ से एक वबा फैल रही है, एक मॉस्किटो फैल रहा है, एक मच्छर फैल रहा है, मच्छर तो ज़्यादातर गंदी जगहों पे पैदा होते हैं, तो जो गंदे इलाके हैं उनका और इस चीज़ का आपस में कोई तल्लक है, बात समझ में आती है। उसके बाद जो दूसरा था वो था क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन एक जिसे कहते हैं ना जड़ी बूटियों से एक चीज़ ग्रो की गई थी, जड़ी बूटियों से एक ड्रग बनाया गया था जो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होता था पुराने ज़माने में। अब तो बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स आ गई हैं, ट्रीटमेंट आ गए, लेकिन तब इतना इस चीज़ की एडवांसमेंट नहीं थी, तो क्विनीन एक ड्रग यूज़ किया गया था, एक एज अ मेडिसिन यूज़ किया गया था, एक ड्रग से लिया गया था। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो क्विनीन है वो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, ये भी समझ में आती है बात। जो तीसरी बात थी ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट काज मलेरिया। क्या थी कि जब हम गंदे इलाकों का पानी पीते हैं वो मलेरिया की वजह नहीं है, कि सिर्फ पानी पीने से कोई बंदा ये कहे कि भाई मैंने इस इलाके से पानी पिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी या कूड़ा किरकट है, गंद है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जहाँ से फैल रही हैं, मैंने यहाँ से पानी पिया तो शायद मुझे ये बीमारी हो गई है। ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि सिर्फ पानी पीने से आपको बीमारी नहीं लग सकती। जब आप वहाँ पे रहते हैं उस चीज़ में, उस माहौल में आप रहते हैं, वहाँ पे जम्स का आप पे अटैक होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, बीमारी तो आपको तब लगती है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन था कि उसने कहा था कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट काज मलेरिया, कि जब हम इस तरह के इलाकों का पानी पीते हैं तो वो मलेरिया की वजह नहीं है। जो अगली बात थी वो थी प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, कि जो प्लाज्मोडियम में जितने भी जिन लोगों को मलेरिया का अटैक हुआ था, जब उनके टेस्ट किए गए तो ये बात एक सामने लाएगी कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया। अब प्लाज्मोडियम क्या है, पहले तो ये बात समझे। ये नीचे ही आपके पास साइड बॉक्स में दिया हुआ है, ही नोटिस्ड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ब्लड, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम। कि एक 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लेविरान, जिसने रिसर्च की काज ऑफ मलेरिया कि मलेरिया की वजह क्या है। उसने क्या किया कि जो एक मलेरियल पेशेंट है उसका ब्लड लिया थोड़ा सा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसका टेस्ट किया, उसको एग्जामाइन किया। जब उसने उसकी एग्जामिनेशन की, उसको टेस्ट किया, तो उसने एक चीज़ देखी कि इस बंदे के ब्लड के अंदर ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई बहुत छोटे जम्स टाइप चीज़ है। उस चीज़ को उसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें यही ऑब्जर्वेशन में बात की गई है कि प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, कि जिस बंदे पे मलेरिया का अटैक हुआ है जब उसका ब्लड टेस्ट किया गया तो उसमें एक चीज़ देखी गई है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है? एक बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एज अ जम आप समझ लें कि एक जरासीम है जो जिस बंदे पे मलेरिया का अटैक होता है जो उसके ब्लड में एंटर होता है। समझ आ गई? नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है हाइपोथेसिस।
अब जब ये ऑब्जर्वेशन हो गई हैं उसके बाद उससे मफरूज़ा का क्या काम किया गया कि ये 4 ऑब्जर्वेशन है, इनमें से कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ज़्यादा बेस्ट कंसिडर किया गया। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दिस ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कवरीज एंड डेवलप्ड द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। कि बायोलॉजिस्ट ने जब उसने बताया कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है, उसने अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को कंसिडर किया, उन पे जब अपनी अपनी रिसर्च की तो वो एक बात पे मुत्तफिक हो गया। उन्होंने एक फर्जी स्टेटमेंट बनाई कि जो प्लाज्मोडियम है वही मलेरिया की काज है। कि 4 ऑब्जर्वेशन में से जो लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन हमने स्टडी किया, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, वो यही है कि जो प्लाज्मोडियम है वही मलेरिया की वजह है। ये एक फर्जी स्टेटमेंट बनाई गई, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन क्या, इससे डिडक्शन क्या किया गया। They developed a logical result deduction by taking this hypothesis as true. The deduction was if plasmodium is the cause of malaria, then all malarial patients should have plasmodium in their blood. अब इससे एक लॉजिकल रिजल्ट क्या निकाला गया। लॉजिकल रिजल्ट ये निकाला गया कि अगर आप लोग कहते हो कि ये जो हाइपोथेसिस है ये सही है, ये जो आपने एक फर्जी स्टेटमेंट बनाई है कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह है, अगर ये बात सही कहते हो, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, तो क्या है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तब क्या होना चाहिए कि जितने भी लोगों पे मलेरिया का अटैक हो, जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हो, उन सब के खून में प्लाज्मोडियम का होना लाजमी है। कि अगर आप कहते हो कि प्लाज्मोडियम जो है वही मलेरिया की वजह है, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम का होना लाजमी है। ये एक इसका लॉजिकल रिजल्ट बनाया गया, एक डिडक्शन इससे बनाया गया। अब ये हमें एक स्टेटमेंट डिडक्शन मिल गया है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब इस पे हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं, इस पे हमने तजर्बात अपने करने हैं। अब इस पे हमने एक्सपेरिमेंट करने, ये एक हमें बात मिल गई है कि अब हमने इस पे अपने तजर्बात करने हैं साइंटिस्ट ने, और इससे रिजल्ट अखज़ करना है, इससे नतीजा निकालना है। In order to test the deduction, biologists performed experiments. They examined the blood samples of 100 malarial patients and 100 healthy persons under microscope. The following was the result of these experiments. Most of the malarial patients had plasmodium in their blood. The result proved that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true. अब एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, इस पर तजर्बा क्या किया गया। जब तक क्योंकि तजर्बा हम नहीं करेंगे, लोगों को एविडेंस नहीं देंगे, सबूत नहीं देंगे, कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा, हम अपनी चीज़ की एक उसको प्रूव नहीं कर सकेंगे। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस बात पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जिन लोगों पे मलेरिया का अटैक हुआ, 100 पेशेंट्स थे मलेरियल पेशेंट्स जिनके ब्लड सैंपल्स लिए गए, और उसके साथ ही 100 जो हेल्दी पर्सनस थे, मतलब जिन पे मलेरिया का अटैक नहीं हुआ, जो हेल्दी पर्सनस थे बिल्कुल सेहतमंद, 100 उन बंदों के ब्लड सैंपल्स लिए गए, 100 मलेरियल पेशेंट्स के लिए गए। जब माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्टडी की गई तो उससे हमें क्या नतीजा मिला कि जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनमें ज़्यादातर उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया। यानी कि जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थे ज़्यादातर उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। अब उसने ये बात नहीं की कि सब के ब्लड में था, उसने कहा मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स, यानी कि कोई 2-3 होंगे जिनके ब्लड में नहीं होगा, बाकी सब के ब्लड में तकरीबन प्लाज्मोडियम था। इससे क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू, वो बिल्कुल प्रूव सही साबित होता है कि जो प्लाज्मोडियम है वही मलेरिया की वजह है। कि अगर हम प्लाज्मोडियम पे कंट्रोल कर लें, प्लाज्मोडियम का कोई हल निकाल लें, कोई इसका सोल्यूशन निकाले, तो हम मलेरिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका नतीजा अखज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसको रिवाइज़ करवाऊँ, क्या था कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल का प्रॉब्लम नंबर 1 था, पहला जो मसला था मलेरिया क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा था, जो पहला मसला था वो ये आता था कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह क्या है। ये हमारे पास एक सवाल था, इसका हमने जवाब निकालना है। उस पर ऑब्जर्वेशन जब किया गया, हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन थे। पहला जो था कि मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ है, यानी कि जो गंदे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट गंद है, उनका आपस में कुछ तल्लक है। ये कंसिडर किया जाता था कि ये बीमारी वहाँ से फूटी है, उस जगह से आती है। उसके बाद था कि क्विनीन जो है वो मलेरिया के लिए एक बहुत अच्छी, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन है, एक इफेक्टिव ड्रग है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था कि जो मार्शी एरियाज़ का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। चौथा जो था हमारे पास प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स, के यानी कि जो मलेरियल पेशेंट्स का टेस्ट किया गया तो हमें पता चला कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या थी, प्लाज्मोडियम एक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ जर्म था जो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में था। अब इससे हाइपोथेसिस किया गया था,
बायोलॉजिस्ट को ये वाला ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा लगा कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब ये एक इसकी स्टेटमेंट बनाई गई। इसी स्टेटमेंट पर जब डिडक्शन बनाया गया कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट थी। अब जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट क्या किया कि 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया गया, 100 जो हेल्दी पर्सन थे उनका ब्लड लिया गया। ठीक है, जब उनकी माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी की गई तो हमें यह पता चला कि जो मोस्ट ऑफ द मलेरिया पेशेंट्स है, ज़्यादातर मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम है। ये एक रिजल्ट प्रूव किया गया कि जो प्लाज्मोडियम है वही मलेरिया की वजह है। एक साइड बॉक्स है, इन दीज एक्सपेरिमेंट्स द मलेरियल पेशेंट्स वर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाइल द हेल्दी पर्सन वर द कंट्रोल ग्रुप। ये पीछे से हमसे स्किप हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप ये हमारे पास है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। When scientists do experiments, they arrange two settings. One is called experimental group and other is called control group. यानी कि जब भी साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी तजर्बा करते हैं तो उसको एक उसकी सेटिंग करते हैं, यानी कि दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, एक को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। अब ये होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स. You will not provide carbon dioxide to one plant, experimental group, while you will provide carbon dioxide to the other plant, control group. The necessity of carbon dioxide will proved when photosynthesis does not occur in experimental group, that occur in the control group. अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। वो कहता है कि जब भी साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है कि एक हमने प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को, उसकी नेसेसिटी को चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है तो उसकी कितनी ज़रूरत है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, दो सिमिलर एक तरह के प्लांट्स लेते हैं। एक को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोवाइड करते, यानी कि जिसको नहीं प्रोवाइड की, जिस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और जिसको प्रोवाइड की है वो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा। जैसे हमने इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है कि जो 100 मलेरियल पेशेंट्स हैं और 100 हेल्दी पर्सन हैं, जब उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं। अब एक्सपेरिमेंट हमने करना किस पे है, मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड पे करना है कि जिन पे ऑलरेडी बीमारी का अटैक हो गया है, हमने उसकी स्टडी करनी है। तो हम ये हमारे पास क्या होंगे, ये कंट्रोल ग्रुप होंगे। और हमने साथ हेल्दी पर्सन का क्यों लिया है कि उसको कंपेयर करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई है। जो मलेरियल पेशेंट्स होंगे, यानी जिन पे हमने एक्सपेरिमेंट करना है, जिनका हमने ढूंढना है कि भाई इनमें देखना है कि प्लाज्मोडियम इनमें है कि नहीं, वो हमारे पास होंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट मीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिन पे हमने एक्सपेरिमेंट करना है, और जो उनके कंपैरिजन में हम वैसे लाए हैं वो हमारे पास होंगे कंट्रोल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप हमारे पास क्या है, हेल्दी पर्सन है, जो हमने 100 हेल्दी पर्सन का ब्लड लिया है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है कि जो मलेरियल पेशेंट्स है जिन पे हमने एक्सपेरिमेंट करना है वो हमारे पास वो हो गए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 कि दूसरा मसला क्या था, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। कि पहला ये था कि जो मलेरिया की वजह क्या है। जब हमने सारा उस पर उसकी स्टडी की, उसके जो हमें रिजल्ट्स मिले थे वो था कि प्लाज्मोडियम जो है वही मलेरिया की वजह है। अब दूसरा मसला ये आता है कि जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया की तो वजह है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो रहा है, लेकिन जो ये जो प्लाज्मोडियम है ये इंसान के ब्लड के अंदर कैसे जाता है, इंसान के ब्लड के अंदर कैसे जाता है। ठीक है, इसमें था कि द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। Biologists have following observations. Malaria is associated with marshes. Drinking water from marshes did not cause malaria. कि दूसरा मसला हमारे पास ये है कि जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन के ब्लड के अंदर जा कैसे रहा है। उसके लिए जो बायोलॉजिस्ट के पास थे वो फॉलोइंग कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, जिसमें से कुछ इधर जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ स्टडी किए गए हैं। कि जो मलेरिया है, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस। मलेरिया का जो गंदगी वाले इलाके हैं उनके साथ कुछ तल्लक है, कोई ना कोई उनके साथ मलेरिया का तल्लक है। कहीं ना कहीं ये वबा वहीं से आ रही है, जो मार्शी हमारे पास गंदे इलाके हैं जहाँ पे कूड़ा क्रिकेट गंदगी वगैरह है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन ये था कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डिड नॉट काज मलेरिया। ये ऊपर भी बात स्टडी की गई है कि गंदे इलाकों का पानी पीने से सिर्फ मलेरिया नहीं होता, मलेरिया का इन इलाकों के साथ कुछ तल्लक है, लेकिन इन इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। When biologists considered these observations, they thought that plasmodium was not in the marsh water.
अब बायोलॉजिस्ट ने ये फाइंड करना है कि जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन के ब्लड के अंदर जा कैसे रहा है, आता कहाँ से ये प्लाज्मोडियम है और ह्यूमन के ब्लड के अंदर एंटर कैसे हो रहा है। अब इन ऑब्जर्वेशन से एक बात तो पता चल गई है कि जो प्लाज्मोडियम है वो गंदे इलाकों का पानी पीने से आपके अंदर नहीं जा रहा, इंसानों के अंदर गंदे इलाकों का पानी पीने से प्लाज्मोडियम नहीं एंटर हो रहा, यानी कि इसकी कोई और वजह है। दोबारा जब इस पर ऑब्जर्वेशन किए गए, in 1883 a physician A.F.A. King listed 20 observations. Some important observations of King were: people who slept outdoors had more chances to get malaria than those who slept indoors. People who slept under fine mosquito nets had less chances for getting malaria than those who did not use such nets. Individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria. अब एक साइंटिस्ट था A.F.A. किंग, फिजिशियन था, 1883 में उसने ऑब्जर्वेशंस किया, यानी कि उसने अपने इर्द गिर्द जो चीज़ों को देखा उसने उनसे एक मुशाहिदा अखज़ किया। 20 उसके ऑब्जर्वेशंस थे। कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। अब किंग के ऑब्जर्वेशन क्या थे कि जो लोग बाहर सोते हैं, यानी कि खुले आसमान के नीचे या छत वगैरह पर या बाहर सेन वगैरह में सोते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं मलेरिया के, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कमरों में सोते हैं या अंदर सोते हैं। यानी कि जो लोग कमरों में सोते हैं उनमें कम चांसेस हैं मलेरिया होने के, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो बाहर खुले आसमान के नीचे या छत वगैरह पे सेन वगैरह में सोते हैं। ठीक है। दूसरी जो बात वो ये थी कि जो लोग मॉस्किटो नेट मच्छरदानी यूज़ करते हैं उनमें कम चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो मॉस्किटो नेट का मच्छरदानी का यूज़ नहीं करते। तीसरी जो बात थी वो थी कि जो लोग स्मोकी फायर, यानी कि कोई धुएं वाली जगह के पास या जिस तरह कहते हैं धूनी लगा ली, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं सोते वक्त, उनमें भी मलेरिया एंटर नहीं होता। किंग के क्या ऑब्जर्वेशंस थे कि जो लोग बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो इंडोर रूम्स वगैरह में सोते हैं। दूसरी बात क्या थी कि जो लोग मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं उनमें कम चांसेस हैं मलेरिया के एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो मॉस्किटो नेट्स का मच्छरदानी का यूज़ नहीं करते। तीसरी बात क्या है कि जो लोग स्मोकी, जहाँ पे थोड़ा सा धुएं वाली जगह पे या अपने पास कोई धुनी वगैरह लगा लेते हैं, उनमें भी मलेरिया नहीं होता। अब इससे एक बात तो समझ आ रही है कि मलेरिया का कहीं ना कहीं तल्लुक मच्छर के साथ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मच्छर से बचने के लिए करते हैं। तो एक बात तो हमारी समझ में आती है इसको स्टडी करके कि मलेरिया कहीं ना कहीं मॉस्किटो के साथ है। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन थे, इनसे अब हाइपोथेसिस एक फर्जी स्टेटमेंट क्या बनाई गई, इनसे फर्जी स्टेटमेंट ये बनाई गई: ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस किंग सुजेस्टेड अ हाइपोथेसिस मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कि इन ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए एक जो फर्जी स्टेटमेंट वो ये बनाएगी कि जो मच्छर है वही प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है और मच्छर ही मलेरिया की वजह है, कि यानी कि अगर हम मच्छर से बचाव कर लें तो हम मलेरिया से बच सकते हैं, मच्छर जो है वही मलेरिया की वजह है। एक ये हाइपोथेसिस बनाया गया। अब इसको किसी ने ये नहीं कहा कि ये सही है या गलत है, ये एक फर्जी स्टेटमेंट थी। अब जब आगे इस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए, इस पर बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया, साइंटिस्ट ने इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से जांचा पड़ताला, तो फिर पता आगे इसका रिजल्ट हमारे पास अखज़ होगा कि वाकई ये बात सही है या नहीं है। उसके बाद इसे डिडक्शन के एक लॉजिकल स्टेटमेंट क्या बनाई गई: इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज। कि लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है कि अगर जो मच्छर है वो मलेरिया के फैलने का सबब है तो लाजमी बात है कि जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम मच्छर बेचारे पे इल्ज़ाम लगा दें। अगर मच्छर में प्लाज्मोडियम होगा, क्योंकि ये तो हम साबित कर चुके हैं अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो प्लाज्मोडियम ये ट्रांसफ़र किस तरह होता है, कि जो पीछे हमने हाइपोथेसिस स्टडी किया उसमें ये बात बताई गई है कि मच्छर की वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है, मच्छर से ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये बात है कि अगर मच्छर में प्लाज्मोडियम हो तो फिर तो ये समझ में आती है कि ये मलेरिया की वजह है। अगर मच्छर बेचारे में प्लाज्मोडियम है ही नहीं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये मलेरिया की वजह है, जब उसके खुद के अंदर नहीं है तो वो आप में कैसे ट्रांसफ़र करेगा। समझ में आती है ना बात। इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यानी कि अगर मच्छर मलेरिया में के फैलने की वजह हैं, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, तब प्लाज्मोडियम का मच्छर में प्रेजेंट होना लाजमी है। कि अगर प्लाज्मोडियम मच्छर में होगा तो तब हम ये बात कह सकते हैं कि जो मच्छर हैं वही मलेरिया की वजह है। अब इस पर एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए: इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन रोनाल्ड रोज परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन 1880s। ही वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वाज वर्किंग इन इंडिया। ऑब्जर्वेशन किसने दिए थे? A.F.A. किंग ने।
हाइपोथेसिस AF किंग ने दिया था। अब एक्सपेरिमेंट किसने किया? रोनाल्ड रोज एक और साइंटिस्ट है, 1880s में उसने एक्सपेरिमेंट किया था। इसका बैकग्राउंड क्या था? ये एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो कि इंडिया में काम करता था। अब इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया है? ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। ही किल्ड दिस मॉस्किटो एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टमक। अब इसने क्या किया? एक फीमेल जो मॉस्किटो थी, एनोफिलिस जिसे कहा जाता था, फीमेल मॉस्किटो को हम एनोफिलिस ही कहते हैं। एनोफिलिस मॉस्किटो को एक बंदा जिसपे मलेरिया का ऑलरेडी अटैक हो चुका है, इसने अब क्या फाइंड करना था कि वाकई मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम है कि नहीं। अब इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया कि जिस बंदे पे मलेरिया का अटैक हो गया है, एक मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो इसको बाइट करे। एनोफिलिस मॉस्किटो ने जब मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, तो जब उसने एनोफिलिस मॉस्किटो ने मलेरिया पेशेंट को बाइट कर लिया, तो रोनाल्ड रोस ने क्या किया? उसने उस मच्छर को मार दिया। और जब उसने देखा, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, तो वो क्या देखता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो इस मच्छर के स्टमक के अंदर है और वो बहुत तेज़ी से उसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम की तादाद बढ़ रही है। इससे क्या बात साबित होती है कि मच्छर के अंदर ऑलरेडी प्लाज्मोडियम है। जो दूसरा उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने किया ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। इफ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, बट ही डिड नॉट यूज ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट्स। अब एक तो बात साबित होगी एक एक्सपेरिमेंट से कि जब एनोफिलिस मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, तो जब मच्छर को बाद में मारा गया, उस पर माइक्रोस्कोपी उसकी स्टडी की गई, तो ये बात साबित हो गई कि जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर के मैदे में ऑलरेडी है और वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उनकी तादाद बढ़ रही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, यानी कि जिसने पहले मलेरियल पेशेंट को बाइट किया है, वो हमारे पास क्या हो गया? इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। उसको अलाउ किया कि वो एक हेल्दी पर्सन को, यानी जिस पे मलेरिया का अटैक नहीं है, उसको बाइट करे। अगर तो ये हाइपोथेसिस सही है तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया होना चाहिए। अब ये एक रिस्की एक्सपेरिमेंट था, इससे इंसानों की जान को खतरा था। उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इंसानों की बजाय चिड़िया का यूज़ किया। जब उसने चिड़िया का यूज़ किया, उसने क्यूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया, जो एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो थी जिसने पहले मलेरियल पेशेंट को बाइट किया था। जब उसने स्पैरो को बाइट किया, तो स्पैरो को भी मलेरिया हो गया। अब उसने क्या किया? देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटोज एट डिफरेंट टाइम्स। He found that plasmodium multiplied in the walls of mosquito stomach and then moved into the salivary glands. अब जब स्पैरो को इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया, स्पैरो को मलेरिया हो गया। अब जब उसने उस मॉस्किटो को टेस्ट किया, तो ये बात उसमें भी थी कि उस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहे थे, जो उसके स्टमक से स्मॉल उसके सलाइवरी ग्लैंड्स तक जा रहे थे, उसके सलाइवा के तक जा रहे थे। अब जब सलाइवरी ग्लैंड्स तक जाएंगे, तो जब मॉस्किटो किसी के ऊपर बैठेगा, उसको बाइट करेगा, तो उसके सलाइवा के थ्रू वो ऑटोमेटिकली प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब उसने जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थे, यानी जिन्होंने मलेरियल पेशेंट्स को बाइट किया था, उनको अलाउ किया कि वो एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करें, कि जो चिड़ियाँ बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, जिनको मलेरिया का अटैक नहीं है, उनको बाइट करवाया। तो उसने क्या देखा कि वो सारी हेल्दी जो स्पैरोज हैं उनको भी मलेरिया हो गया है। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई कि ये जो हाइपोथेसिस था ये प्रूव हो गया कि मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। स्टूडेंट्स, अब क्या है कि जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अब रोनाल्ड रोस ने स्पैरो का क्यों यूज़ किया है, उसने चिड़िया को क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसमें जो ह्यूमंस होते हैं उनकी लाइफ को ख़तरा होता है। इस वजह से मोस्टली साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मतलब जिनमें इंसानों की जान को ख़तरा हो, उनको किसी बीमारी लग जाने का ख़तरा हो, वो एनिमल्स का यूज़ करते हैं। जैसे एनिमल्स, बर्ड्स का यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, जैसे रोनाल्ड रोस ने स्पैरो का यूज़ किया। अब जब इंसानों पे इसका एक्सपेरिमेंट किया, ये बात प्रूव होगी कि जब हम इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है, जिसने ऑलरेडी मलेरियल पेशेंट को बाइट किया है, वो इन्फेक्टेड हो गया है। अब जब उस प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के स्टमक के अंदर है, उसके सलाइवा में जब वो बाइट करेगा किसी हेल्दी पर्सन को, तो उसका वो सलाइवा में प्लाज्मोडियम आ जाएगा और वो उसके ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये बात हमें पिछले एक्सपेरिमेंट से पता चल गई है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स पे किया गया, तो तब हमें क्या पता चला? In the end, experiments were performed on human beings to test this hypothesis. In 1898, Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The infected mosquito was then allowed to bite a healthy man. This person later became ill with malaria. In this way, it was confirmed that mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria. अब जब बाद में 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था
जिसने इंसानों पे इसका एक्सपेरिमेंट किया। एनोफिलिस मॉस्किटो ने जब एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो एनोफिलिस मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंसिडर किए जाने लगी। जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो को दोबारा हेल्दी पर्सन को, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिस पे मलेरिया का अटैक नहीं है, उसको बाइट करवाया गया तो वो जो हेल्दी पर्सन था वो भी बाद में बीमार हो गया, उस पर भी मलेरिया का अटैक हो गया। इससे क्या बात साबित होती है कि जो मॉस्किटोज़ हैं, जो मच्छर हैं, वही प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करते हैं और वही मलेरिया के फैलने में इन्वॉल्व हैं, मलेरिया के फैलने में यही शामिल हैं। अगर मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँ ये सारा, इसमें क्या था कि स्टूडेंट्स हमने ये स्टडी करना था कि जो प्लाज्मोडियम है, हमें पिछले एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। अब हमने दूसरा मसला ये है कि इसको सोल्व करना है कि प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड के अंदर कैसे जाता है, इंसानों के खून के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे एंटर होता है। अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आए उसमें यह था कि जो मच्छर है, मॉस्किटो, उससे प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र होता है, मॉस्किटो से प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र होता है। इसका जो हमारे पास हाइपोथेसिस बनाया गया वो यही था कि मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सॉर इन्वॉल्व द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब अगली बात ये आती है कि आपने ये कह तो दिया है कि जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है और उसी से मलेरिया होता है। अब अगली बात ये है कि आया कि जो मच्छर है उसके अंदर प्लाज्मोडियम है कि नहीं। अब इस बात पे एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट किए गए, जो पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसको एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया गया, मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया गया। जब वो बाद में मच्छर को मारा गया और उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो ये हमें पता चला कि जो मच्छर के स्टमक में ऑलरेडी प्लाज्मोडियम है, जो बहुत तेज़ी से उसके स्टमक के अंदर उनकी तादाद बढ़ रही है। अब हमें ये बात प्रूव हो गई कि मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम है और यही मलेरिया की वजह है। जब उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को बाद में हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया गया तो उस पर भी मलेरिया का अटैक हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए इंसानों के बजाय स्पैरोस का यूज़ किया गया। सेम कि पहले इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट करवाया गया, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उसको दोबारा हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया गया तो हेल्दी स्पैरोस को भी मलेरिया हो गया। ठीक है। बाद में 1898 में एक और साइंटिस्ट ने 1898 में एक और साइंटिस्ट ने इंसानों पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमें यही बात पता चली। नीचे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि सबसे पहले स्पैरो जो जिस पे मलेरिया का अटैक हुआ है, स्पैरो जिस पे मलेरिया का अटैक हुआ है, स्पैरो इल्विद मलेरिया, जब उसको क्यूलिक्स मॉस्किटो ने बाइट किया है, दोबारा क्यूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया गया कि वो हेल्दी स्पैरो को बाइट करे। हेल्दी स्पैरो को जब बाइट किया तो जो हेल्दी स्पैरो थी उस पर भी मलेरिया का अटैक हो गया है। इससे क्या बात साबित होती है कि जो ये मॉस्किटो है, ये मच्छर है, यही मलेरिया का सबब है। ठीक है। नीचे ये बात इंसानों के एक्सपेरिमेंट पे की गई है कि जो एक बंदा जिस पे ऑलरेडी मलेरिया का अटैक था, जब एनोफिलिस मॉस्किटो ने उसको बाइट किया है तो प्लाज्मोडियम जो है वो दोबारा जब हेल्दी पर्सन को बाइट किया है तो जब मॉस्किटो के सलाइवा के थ्रू इसके ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है और इसको भी मलेरिया हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। फर्दर अगर आपको कोई भी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को हमारी वीडियोस अच्छी लगी हूँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमारा और आपका ऐसे साथ बना रहेगा। अगर किसी स्टूडेंट को हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चंस के, MCQs चाहिए हो तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। विश यू गुड लक।